क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में इतना डूब गए हो कि समय का पता ही ना चला हो? घड़ी देखी और लगा जैसे अभी तो शुरू किया था, पर असल में घंटे बीत चुके थे। हाँ, होता है। आज हम इसी कमाल के अनुभव के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा इस बारे में नहीं है कि कोई खुश है या नहीं, बल्कि इस बारे में है कि कोई पूरी तरह से जी रहा है या नहीं। बिल्कुल। आज की हमारी जो बातचीत है उसका आधार फ्लो नाम की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर आधारित एक सारांश है। अच्छा। और हमारा मकसद इस फ्लो की अवस्था को समझना है। ये आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और एक सार्थक जिंदगी के अनुभव से इसका क्या लेना देना है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो गहरी मानसिक स्थिति है, जहाँ काम बोझ नहीं लगता बल्कि एक जबरदस्त अनुभव बन जाता है, उसके बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं। सही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लो आखिर है क्या? स्रोत कहता है कि ये वो अवस्था है जहां हमारा मन पूरी तरह से वर्तमान में होता है। अक्सर हम व्यस्त होते हैं पर हमारा दिमाग तो 10 जगह दौड़ रहा होता है। सही बात है। ये एक खास मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ये उस पल के बारे में है जहां हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी चेतना बस एक ही चीज पर टिकी होती है। जैसे बाकी दुनिया कुछ देर के लिए वजूद में ही नहीं है। बिल्कुल। बाहर की आवाजें, परेशानियां, यहां तक कि हमें भूख लगी है या प्यास, इसका एहसास भी हल्का पड़ जाता है। इस किताब में इसे चेतना की एक बहुत ही व्यवस्थित स्थिति कहा गया है। व्यवस्थित स्थिति, ये शब्द बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ज्यादातर समय तो हमारा दिमाग अव्यवस्थित ही रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। मेरे दिमाग में तो हमेशा 10 टैब खुले रहते हैं। ऑफिस की डेडलाइन, घर पर क्या लाना है, किसी दोस्त को फोन करना था, उस ईमेल का जवाब देना है। एक लगातार चलने वाला मानसिक शोर। हाँ। तो क्या फ्लो इस शोर को बंद करने का एक तरीका है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी मानसिक शोर को शांत करने का तरीका है। लेकिन ये शांति ध्यान लगाकर या कुछ न करके नहीं मिलती। अच्छा, तो कैसे मिलती है? ये शांति गहरी सक्रियता से आती है। हमारी आम धारणा है कि आराम करने से या टीवी देखने से मन शांत होगा। लेकिन किताब का तर्क है कि एक चुनौतीपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाने से जो शांति मिलती है वो कहीं ज्यादा गहरी और संतोषजनक होती है। ये बात तो सही है। टीवी देखते हुए भी तो मन भटक सकता है। बिल्कुल। लेकिन फ्लो में मन भटकता नहीं, बल्कि एक जगह पर स्थिर हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम सब एक तरह की रेस में हैं। बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स। हाँ, हमें लगता है कि ये सब मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ये किताब इस पूरी धारणा को ही चुनौती देती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि ये हमारे समाज की बुनियाद पर सवाल उठाता है। किताब का तर्क ये है कि ये बाहरी चीजें, पैसा, शोहरत, ताकत, हमें थोड़ी देर की खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन वो टिकती नहीं है। हाँ, टिकाऊ संतुष्टि नहीं। जैसे ही हमें एक चीज मिलती है, हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं और हम अगली, उससे बड़ी चीज के पीछे भागने लगते हैं। ये तो कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। सही कहा। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप दौड़ते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। मतलब ये उस गाजर की तरह है जो हमेशा हमारी पहुंच से थोड़ी आगे लटकी रहती है। तो अगर खुशी इन सब चीजों में नहीं है तो फिर है कहाँ? ये सवाल तो किसी को भी परेशान कर सकता है। और इसी सवाल का जवाब फ्लो की अवधारणा में छुपा है। अच्छा। किताब के अनुसार सच्ची संतुष्टि चीजों को पाने से नहीं, बल्कि सार्थक काम में डूबकर उसे अनुभव करने से आती है। मतलब ध्यान मंजिल से हटकर सफर पर केंद्रित हो जाता है। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो खुशी एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे हम बाहर खोजते नहीं, बल्कि अपने भीतर बनाते हैं। ये सुनने में बहुत लिबरेटिंग लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे करना बहुत मुश्किल है। मतलब जब डेडलाइन का प्रेशर हो या घर पर कोई दिक्कत हो, तब अपने मन की स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, आप सही कह रही हैं, ये आसान नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। ये एक मानसिक बदलाव है। मतलब खुशी बाहरी परिस्थितियों पर हमारी निर्भरता कम कर देती है और उसे हमारे अपने मन के नियंत्रण में ले आती है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने आंतरिक अनुभव के मालिक बन जाते हैं। तो ये अवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लगभग जादुई। लेकिन सवाल ये है कि इस सुनहरे रास्ते पर चला कैसे जाएं? क्या ये बस किस्मत से होता है या इसका कोई फॉर्मूला है? किस्मत से तो बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से विज्ञान और संतुलन का खेल है। अच्छा। किताब में इसकी कुछ बहुत साफ शर्तें बताई गई हैं। सबसे जरूरी है चुनौती और क्षमता के बीच का संतुलन। चुनौती और क्षमता? हाँ,
इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक वीडियो गेम का उदाहरण है। अच्छा, वीडियो गेम, ये दिलचस्प है। हाँ, सोचिए, अगर कोई वीडियो गेम बहुत आसान है, लेवल 1 पर आप अटके हुए हैं और दुश्मन बहुत कमजोर हैं, तो क्या होगा? 10 मिनट में बोर हो जाऊंगी। बिल्कुल, ये है पहली स्थिति, जब चुनौती आपकी क्षमता से बहुत कम होती है। ठीक है। अब दूसरी स्थिति सोचिए, गेम इतना मुश्किल है कि आप पहले ही मिनट में बार बार हार रहे हैं, तब आप फ्रस्ट्रेट होकर उसे बंद कर देंगे। हाँ, घबराहट या चिंता होने लगेगी। सही, यह है दूसरी स्थिति, जब चुनौती आपकी क्षमता से बहुत ज्यादा होती है। और फ्लो इन दोनों के बीच का रास्ता है, वो परफेक्ट लेवल जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल और आपको घंटों तक बांधे रखे। बिल्कुल सही। फ्लो वो सुनहरा रास्ता है जहां चुनौती आपकी क्षमता से थोड़ी सी ही ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा कि आपको पूरा ध्यान लगाना पड़े, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि आप घबरा जाएं। ये आपको अपनी क्षमता की सीमा तक खींचती है, जिससे आप उस काम में डूब भी जाते हैं और साथ साथ सीखते भी हैं। हाँ, सीखते और विकसित भी होते हैं। ये संतुलन वाली बात तो समझ आ गई। इसके अलावा भी कोई शर्तें हैं? हाँ, कुछ और जरूरी बातें हैं। एक, आपके लक्ष्य बिल्कुल साफ होने चाहिए। मतलब आपको पता हो कि करना क्या है। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आप हर कदम पर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको तुरंत प्रतिक्रिया या फीडबैक मिलना चाहिए। ताकि पता चले कि मैं सही कर रही हूं या गलत। सही। जैसे एक संगीतकार को सुर लगाते ही पता चल जाता है कि वो सही लगा है या नहीं। और आखिरी शर्त शायद ध्यान केंद्रित करना ही होगी। हाँ, और ये सबसे अहम है, बिना किसी भटकाव के आपका पूरा ध्यान उस काम पर होना चाहिए। जब ये चारों चीजें, चुनौती और क्षमता का संतुलन, साफ लक्ष्य, तुरंत फीडबैक और गहरा ध्यान एक साथ मिलती हैं, तब फ्लो की स्थिति पैदा होती है। में किसी सितार वादक, किसी पेंटर या किसी क्रिकेटर की तस्वीर आती है जो अपने जोन में है। मुझे ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि कोई अकाउंटेंट अपनी एक्सेल शीट में या कोई मैकेनिक इंजन ठीक करते हुए भी वही अनुभव कर सकता है। ये एक बहुत आम धारणा है और किताब इसी को तोड़ती है। अच्छा। इस अवधारणा का सबसे आकर्षक पहलू यही है कि ये कितनी सार्वभौमिक है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी गतिविधि अगर उसे सही तरीके से पूरे मन और ध्यान से किया जाए तो वो फ्लो का स्रोत बन सकती है। क्या कोई उदाहरण है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से? बहुत सारे हैं। किताब में पढ़ने का उदाहरण दिया गया है, जब हम कहानी में इतना खो जाते हैं कि हमें आसपास की कोई सुध नहीं रहती, या लिखते समय जब शब्द अपने आप बहने लगते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली उदाहरण शायद बहुत ही साधारण कामों का है, जैसे बर्तन धोने जैसा काम। बर्तन धोना, वो तो ज्यादातर लोगों के लिए एक उबाऊ काम है। बिल्कुल, लेकिन किताब का सुझाव है कि अगर हम चाहें तो उसे भी फ्लो का अनुभव बना सकते हैं। वो कैसे? उसे सिर्फ खत्म करने के लिए करने के बजाय उसे एक कला की तरह करें। पानी के तापमान को महसूस करें, साबुन की झाग पर ध्यान दें, हर बर्तन को साफ करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाकर। हाँ, जैसे मैं इन बर्तनों को इतनी कुशलता से साफ करूंगा कि ये चमक उठे। अचानक एक उबाऊ काम एक ध्यान की प्रक्रिया में बदल जाता है। मतलब मूल विचार ये है कि काम को बोझ नहीं, अनुभव बनाओ। सही। हम अपने ज्यादातर काम आधे अधूरे मन से उसे बस निपटाने के लिए करते हैं, लेकिन ये नजरिया हमें हर काम को पूरी तरह से जीने का मौका देता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे उबाऊ काम भी दिलचस्प लगने लगता है। हम उस काम में मौजूद छोटी छोटी चुनौतियों और बारीकियों को देखने लगते हैं जिन्हें हम पहले नजरअंदाज कर देते थे। इससे न केवल उस काम की गुणवत्ता सुधरती है, बल्कि हमारे जीवन का अनुभव भी कहीं ज्यादा बेहतर हो जाता है। हाँ, ज्यादा समृद्ध हो जाता है। ये लोगों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में भी अर्थ खोजने के लिए सशक्त बनाता है। ठीक है, हमने फ्लो क्या है, ये हमारी खुशी से कैसे जुड़ा है और इसे कैसे पाया जा सकता है, इस पर बात की। लेकिन अगर इस सब को समेट कर देखें तो इससे जिंदगी जीने के लिए क्या बड़े सबक मिलते हैं? मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजा जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे बनाया जाता है। ये कोई खजाना नहीं है। नहीं, ये बाहरी दुनिया में छिपी नहीं है, बल्कि हमारे अपने अनुभवों को आकार देने की हमारी क्षमता में है। ये एक DIY प्रोजेक्ट है। और दूसरा शायद हमारे ध्यान से जुड़ा है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई कि हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस चीज पर हम अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। बिल्कुल। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती मुद्रा है। आप उसे कहाँ खर्च करते हैं यही तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। सही है। तीसरा सबक वर्तमान में रहने की कला है।
हम अक्सर या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता है। फ्लो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना सिखाता है। और सच्ची संतुष्टि वही मिलती है। वही मिलती है। और आखिरी सबक ये है कि एक अर्थपूर्ण जीवन एक सजग और व्यस्त जीवन होता है, यानी अपने कामों को होशपूर्वक, पूरे ध्यान और इरादे के साथ करना। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इस किताब का अंतिम संदेश अपने मन को साधने के बारे में है। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब हम हमेशा बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लोगों को, अपनी नौकरी को, अपनी किस्मत को। हाँ, सब कुछ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अनुभव का रिमोट कंट्रोल तो हमारे अपने मन के पास है। आपने इसे बहुत अच्छे से कहा। किताब का मूल तर्क यही है कि अगर हम अपने आंतरिक अनुभव को नियंत्रित करना सीख लें तो बाहरी जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। अच्छा। जब हम भीतर से शांत और केंद्रित होते हैं तो हम बाहरी चुनौतियों का सामना ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ये बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करने पर जोर देता है, और असली शक्ति वही है। जाते जाते एक विचार। हाँ। ये किताब फ्लो को एक आदर्श अनुभव के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और सबसे ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। ये वो अवस्था है जहां विकास, आनंद और काम तीनों एक हो जाते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? अगर चुनौती और ध्यान को सही तरह से मिलाकर किसी भी गतिविधि को फ्लो का स्रोत बनाया जा सकता है, तो किसी की अपनी दिनचर्या का वो कौन सा सामान्य या उबाऊ काम है जिसे गहरी और सार्थक भागीदारी के एक अवसर में बदला जा सकता है।